ये वीडियो जो है ये उन लोग के लिए है जो कि चैट जीपीटी से लिखवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो एआई का है। ठीक है, तो हर बंदा एआई पे तो लाजमी जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज़ एआई वालों के लिए है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स जो है राइटर्स के लिए, ख़ास तौर पे राइटर्स के लिए हैं। ये आपकी मोस्ट ऑफ द राइटिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि इसका अगर आप सही से यूज़ करो ना, आप पूरा अपना नोवेल इसी से लिखवा लो। ठीक है, हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस कर देना, पूरा का पूरा आपको चैट जीपीटी पे डिपेंड नहीं हो जाना। पर्सनली मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप खुद से लिखो स्टोरी, क्योंकि हॉबी राइटिंग कोर्स का जो मकसद है वो आपका खुद से करना है। लेकिन अगर आप खुद से चैट जीपीटी यूज़ करना चाह रहे हो तो आ जाओ, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाता है, यहाँ पे करेक्टर डेवलपमेंट। अभी नीचे और भी हैं, वो भी देखते हैं। करेक्टर डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा कि डिस्क्राइब प्रोटैगनिस्ट पर्सनैलिटी बैकग्राउंड एंड मोटिवेशंस। कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसको मेन करेक्टर भी बोलते हैं, उसका जो है मोटिव क्या है, कि करना क्या चाह रहे हो तुम, ये वो चीज़ है। कैसी पर्सनैलिटी है, ये चीज़ उन लोग के लिए बेहतर है जो कि पूरा एक पहले बैठ के आराम से 1-2 दिन लगा के करेक्टर बनाएंगे। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। करेक्टर की पर्सनैलिटी क्या है, किस तरह का करेक्टर है, करेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करता था, कौन पेरेंट्स थे उसके, ठीक है, क्या उस पर गुजरी जो जिसकी वजह से उसका मोटिवेशन जो है वो बना। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि क्रिएट अ करेक्टर प्रोफाइल फॉर द एंटागनिस्ट इंक्लूडिंग द गोल्स एंड फ्लॉ। अब यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जो है वो तो आपका मेन करेक्टर हो गया। एंटैगनिस्ट जो है ये आपका हो जाता है विलन। इतनी सी बात सबको पता होती है। अब यहाँ पे अगर आपने प्रोटैगनिस्ट क्रिएट किया है तो एंटैगनिस्ट भी तो क्रिएट करोगे। मेन चीज़ होगी ही एंटैगनिस्ट। अगर आप प्रोटैगनिस्ट को जैसे कि हीरो कहते हैं, हीरो क्यों हीरो कह रहे हैं उसको हम, जाहिर है विलन की वजह से हीरो कह रहे हैं। विलन ही नहीं है तो ये तो ऑटोबायोग्राफी है, बायोपिक ही लिख लो फिर तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करेक्टर प्रोफाइल फॉर द एंटागनिस्ट इंक्लूडिंग देयर गोल्स एंड फ्लॉज। प्रोटैगनिस्ट है कोई तो उसकी गलती होगी ना, उसकी गलती की बेस पे ही उसको पकड़ लेंगे कि इसकी गलतियाँ पकड़ा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये उसकी गलती, फ्लॉज, कुछ गलतियाँ होंगी उसकी, कुछ कमज़ोरियाँ होंगी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कमज़ोरी इसको भी कह देंगे कि वो जो प्रोटैगनिस्ट या प्रोटैगनिस्ट, यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट आगे एस लगा है पोस्ट्रोफी के, मतलब कि ज़्यादा मेन करेक्टर, तो उनके जो पीछे पड़ा हुआ है। तो ये कमज़ोरी नहीं है, पावर है। स्टोरी की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर जो स्टोरी को चला रही है वो एंटैगनिस्ट जो कर रहा है वो, या कह लेते हैं विलन जो कर रहा है वो। तो एक्सप्लोर द रिलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप्स बिटवीन द मेन कैरेक्टर एंड देयर डायनेमिक्स। अब ये इस चीज़ का क्या मीनिंग हो गया कि मेन करेक्टर्स जो हैं और जो चीज़ या जो लोग उनको लेके चल रहे हैं, या जो दूसरे साइड करेक्टर्स हैं, उनमें क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। स्ट्रेंजर भी है तो स्ट्रेंजर का भी कोई ताल्लुक़ होगा। ये क्वेश्चन ये बयान कर रहा है। अब यहाँ पे से आप, मैं शेयर कर दूंगा ये जो है नोशन की फ़ाइल, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके इनको एक दफ़ा चला के भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हो गई है, उसके बाद आ जाएंगे हम सेटिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग। ये सेटिंग की एक वीडियो बनाई थी उसमें हॉबी राइटिंग कोर्स में, लेसन 7, क्योंकि लेसन 8 जो है वो प्लॉट डेवलपमेंट में है, वो भी आपको देखना जाके ज़रूरी है। तो सेटिंग जो है उसका क्या करना है आपको, यहाँ पे डिस्क्राइब द प्राइमरी सेटिंग ऑफ योर नोवेल। प्राइमरी सेटिंग से क्या मुराद है, अब जो कहानी है, मतलब एक सेटिंग एक ज़रूरी नहीं है। प्राइमरी सेटिंग क्या मतलब, सेकेंडरी भी होती है कोई, होती है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग इट्स ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री। ठीक है, प्राइमरीली अगर आप फैंटेसी भी लिख रहे हो तो एक क्लैन में आपका जो है वो स्टोरी हुआ, तो उसी क्लैन में ही नहीं रह जाएगा सिर्फ, आगे भी आप कहीं और भी जा सकते हैं, एडवेंचर हो रहा है आपके करेक्टर का। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी सेटिंग ऑफ योर नोवेल, वो जगह जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है, और स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पे स्टोरी सारी चल रही है, वो एक अलग चीज़ आ जाती है कि उसी जगह आप स्टोरी को रख रहे हो और आप कहीं और
स्टोरी को लेकर ही जा रहे, एक तरह से फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेटिंग आप रूम ले लेते हो, पूरी स्टोरी रूम में ही है, ठीक है, तो वो प्राइमरी सेटिंग ही मेन सेटिंग होगी। ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है, प्रॉम्प्ट जो है ये चीज़ बता रहा है। अब डेवलप अ यूनिक एंड इमर्सिव वर्ल्ड फॉर योर स्टोरी टू टेक प्लेस इन। एक आप इमर्सिव यूनिक कमाल का सबसे मुख्तलिफ अलग दिखने वाला जो प्लेस है वो आप अपनी स्टोरी के लिए डेवलप करोगे, जहाँ पे आपकी स्टोरी जी वो प्लेस हो रही है। अब यहाँ पे एक यूनिक डिफरेंट आप एक अपने से क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल वही बात आ जाती है, हेवंस ब्रुक एक अलग टाउन है, फिक्शनल टाउन है, एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं इस वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो एक यूनिकली अलग क्रिएट हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे कि करम लेवल 1 2 3 में बोस्टन जो है, ये बीकन बीकन हिल, वो एक सेटिंग यूज़ की गई है, तो वो प्राइमरी सेटिंग हो रही है किसके लिए, करम लेवल 1 2 और 3 के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक यूनिक और इमर्सिव सेटिंग आपकी स्टोरी के लिए बना दी जाएगी, जहाँ पे आप अपनी स्टोरी को लेके चलोगे और ये रियल वर्ल्ड में नहीं होगी। अगर आपको इसको रियल वर्ल्ड में करना है तो आप आगे इसके रियल लोकेशन भी कर सकते हो ऐड। यहाँ पे आप देख रहे होगे छोटा सा एक, अगर ये जूम हो जाता है तो जूम नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि फॉर योर स्टोरी लिखा हुआ आ रहा है। किधर चला गया, सेटिंग चेंज हो गया, इसको बाद में मैं सही करता हूँ। अब यहाँ पे तो चलो ये ठीक हो गया, नई चीज़ यूज़ करने के मसले होते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया था सेटिंग में, हाउ डज द सेटिंग इम्पैक्ट द करेक्टर एंड देयर जर्नी। सेटिंग जो है वो जो करेक्टर के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, क्या कर भी रही है कि नहीं, डेड सेटिंग है क्या, अलाइव सेटिंग क्या होता है फिर। अब एक सेटिंग जो है आपके करेक्टर से क्या करवाना चाह रही है, ये चीज़ उसको बयान करती है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ अपनी ही एक स्टोरी से। अब यहाँ पे करम लेवल 1 में तो सेटिंग का कोई उस तरह से इम्पैक्ट नहीं हुआ, सेटिंग कोई ख़ास तौर पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर आप सेटिंग के इफ़ेक्ट को देखते हैं तो सेटिंग का इफ़ेक्ट ये आ जाता है कि करम लेवल 1 में जो लड़कियों का करेक्टर था वो बीकन हिल लाइम स्ट्रीट के अंदर एक टेरर क्रिएट कर रहा है कि करम का जो करेक्टर था जब वो सब में फैल गया था कारिया की वीडियो के बाद, और उस जगह पे बहुत ज़्यादा करेक्टर्स थे जो कि करम एक्ट कर रहे थे, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो वो उनके उनके लिए करेक्टर्स जो थे उनको अफेक्ट कर रहा था, ये इम्पैक्ट एक तरह से कर रहा था करेक्टर्स एंड देयर जर्नी को। तो ये एक मतलब होता है। लेकिन इसकी अगर एग्जांपल बेहतर समझ ली जाए तो करम लेवल 2 में जब कार्या का सुसाइड का होता है केस, उस सुसाइड के केस के बाद करम उस लोकेशन पे पहुंचता है तो उसके ऊपर एक इफेक्ट होता है, वो चेंज आ रहा है उसके अंदर। तो ये बेहतर एग्जांपल रहेगी कि उसके अंदर एक चीज़ चेंज आ गया, वो सेटिंग ने उसके अंदर इम्पैक्ट किया। ठीक है, क्योंकि करम नहीं चाहता था जो हुआ वो हो। ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे हम आगे अगर 3 पे चले जाएं तो प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दो बातों में अगर मसला क्रिएट हो जाए, दो बातों में अगर पंगा क्रिएट हो जाए तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है कि यार इन दोनों की बात, ये दोस्तों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, तो बाकी मैं 2 मिनट में आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैंने इंटरनेट ऑफ किया है क्योंकि कोई मसला ना क्रिएट हो जाए, व्हाट्सएप का मैसेज अगर आ गया वीडियो के बीच में। तो यहाँ पे आ जाता है आउटलाइन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन योर स्टोरी के, आपकी स्टोरी का एक सेंटर कॉन्फ्लिक्ट है। इसको अगर फ्रेंडली लैंग्वेज में समझा जाए तो स्टोरी का मेन पंगा है क्या, स्टोरी में कुछ तो एक मेन पंगा हो रहा है ना जो कि सारा काम करवा रहा है कि मेन करेक्टर इधर से उधर जाएगा। ये जो मेन पंगा ये कौन कर रहा है, विलन कर रहा है। ठीक है, तो अब एक करेक्टर इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर उधर, मतलब पूरी स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है मेन करेक्टर।
ठीक है, तो वो जो एक चीज़ जिस वजह से करे उस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा, और वो मेन कॉन्फ्लिक्ट होगा, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होगा आपकी स्टोरी का। ठीक हो गया। यहाँ पे अब डिस्क्राइब द मेजर प्लॉट पॉइंट्स एंड की इवेंट्स दैट ड्राइव द स्टोरी फॉरवर्ड। समझ लिया, मेजर प्लॉट पॉइंट्स। आसान ज़बान में अगर इसको समझा जाए, ये लाइन अगर पढ़नी है तो पढ़ लेना खुद से जो समझ आए। मेजर प्लॉट पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे, की इवेंट्स जो हैं, वो चीज़ें, वो पॉइंट्स, वो सेट ऑफ इवेंट्स जो कि आपके करेक्टर्स को कह रही हैं कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो, ये वो बात हो रही है। ठीक है, मेजर प्लॉट पॉइंट्स है, मेजर इवेंट्स हैं। ठीक है, जो आपके करेक्टर्स को आगे लेके चले और उसी वजह से आपकी स्टोरी फॉरवर्ड हो रही है, स्टोरी चल रही है। तो इसका मतलब ये हो जाता है। आप इसको एक दफ़ा कॉपी करके पेस्ट करके देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो ये आ जाता है, योर स्टोरी, इसके अंदर आप अगर चैट जीपीटी को पहले प्रॉम्प्ट देंगे, उसके हिसाब से आप उससे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो अभी 11 मिनट हो गए हैं, इसको अभी आखिरी क्वेश्चन को करते हैं, ये 3 में से, प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट में से। आगे को अगर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा हुआ तो आगे भी लेके चलेंगे। बाकी मैं शेयर कर दूंगा ये आगे, और भी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स बनते हैं, 15। तो ये खुद समझ लेना आप, या मुझे बता देना कमेंट्स में तो मैं समझा दूंगा। अभी हम थे, व्हाट आर द स्टेक्स फॉर द करेक्टर्स, व्हाट डू दे स्टैंड टू गेन और लॉस। क्या है जो करेक्टर्स को मजबूर कर रहा है कुछ पाने के लिए या खोने के लिए। मतलब कि खोने के लिए थोड़ी करेक्टर कुछ करेगा। यहाँ पे मीनिंग ये है कि व्हाट डू दे स्टैंड टू गेन और लॉस, वो किस चीज़ के लिए जो है ये काम कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए, या वो जो काम करते हैं उसकी वजह से उनका कुछ खो जाता है। ये मीनिंग हो रहा है यहाँ पे इसका। तो क्या स्टेक्स हैं, स्टेक के मतलब क्या चीज़ है जो करेक्टर को ऐसा करने को कह रही है, इसका ये मीनिंग है। मतलब मान लेते हैं इसका कि करेक्टर जो है, विलन जो है, सॉरी, विलन जो है वो उनको मैसेज करता है, उनको तंग कर रहा है, और उनको उसका, विलन को उनका कुछ एक राज पता चल गया है। अब ये जो राज है, ये राज उनको मजबूर कर रहा है कि वो कहीं इनका राज ये फाश ना कर दे विलन। तो ये जो हरकत है, ये जो स्टेक है, ये उनको मजबूर कर रहा है कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के लिए। ठीक है, वट डू दे स्टैंड टू गेन और लॉस, ये मीनिंग है इस चीज़ का, कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के लिए। बाकी आप इसको अगर चीज़ नहीं समझ आती, गूगल ट्रांसलेट पे इसको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आगे थीम्स एंड मोटिव्स का देखना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।